औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, शहज़ादा शौकत प्रोग्राम सनअत व मईशत में आपके साथ। आज का प्रोग्राम पाकिस्तान की हिस्ट्री 14 अगस्त 1947 से लेके अब जो 14 अगस्त आ रही है 2025, इस पूरी सिचुएशन को हम एनालाइज़ करेंगे कि हमारे पाकिस्तान में इकनॉमिक पॉलिसीज़ किस तरह रहीं, कौन सी एराज़ थीं कि जिसकी वजह से आज 20 करोड़ लोग जो आज का जो पाकिस्तान है उसमें गरीब हैं। 11 करोड़ गरीब से भी, गुर्बत की लकीर से भी नीचे हैं। सन्नत और मईशत एक सेगमेंट के लिए तो प्रॉफिटेबल है और दूसरे सेगमेंट के लिए ये बिजनेस ऑफ लॉस है। एक के लिए बिजनेस ऑफ प्रॉफिट है, एक के लिए बिजनेस ऑफ लॉस है। दूसरे लफ्ज़ों में एक के लिए गारंटीड प्रॉफिट है और दूसरे के लिए गारंटीड नुकसान है। कुरान कहता है ला यबखस मिन्हु शैया, सूरह बकरा की 282 आयत का एक पोर्शन है कि किसी के लिए कोई नुकसान ना हो किसी भी ट्रेडिंग और इकोनॉमिक एक्टिविटी में, वैल्यू टू वैल्यू एक्सचेंज हो। लेकिन कुछ बैरूनी ताकतें, कुछ अंदरूनी ताकतें, जब 14 अगस्त 1947 की सुबह थी तो एक होप थी, एक उम्मीद की किरण थी। वो उम्मीद की किरण का पीरियड 1948 से लेके तकरीबन 1957 तक चला। मौलवी तमीज़ुद्दीन केस भी बीच में आया, लेकिन वो सिचुएशन जो 1948 से 1957 तक का एक पीरियड था, एक होप थी पाकिस्तानियों को कि किसी न किसी तरीके से हम सरवाइव कर जाएंगे। दूसरा पीरियड आया इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिसेप्शन का। नाजरीन, 1958 से 1959 के दरमियान एक डिसेप्टिव दौर, एक डिसेप्टिव पॉलिसीज़ का दौर था जिसमें पॉलिसीज़ बनाई गई सर्टन ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। वो जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना था उसके साथ जो दौर आया 1960 से लेके 1999 तक का, ये कैंसर स्प्रेड था। हमारी मईशत में कैंसर को फैलाया गया स्लोली ग्रेजुअली। उस कैंसर में सूद भी शामिल था, उस कैंसर में डेफिसिट भी शामिल थे, उस कैंसर में इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज की थ्रू जो डिसेप्शन थी, जो धोखाधड़ी थी, वो भी शामिल थी। और 1960 से 1999 के इस कैंसर के दौर के बाद एक ग्रेट लूट का दौर आया जो 2000 से 2018 तक चला। एक आम फहम आदमी जो कोई स्कूटर पे होता था वो मल्टी बिलियन डॉलर एम्पायर का मालिक बन गया। कोई एक आम छोटा सा इंस्टीट्यूशन, छोटे से स्कूल, छोटी सी बिल्डिंग में बैठा था, वो ग्रेट लूट का हिस्सा बना और वो एक टाइकून बन गया। कुछ छोटी सी इंडस्ट्री चलाने वाला वो पार्ट एंड पार्सल बना उस सिस्टम का जो मुशर्रफ साहब लेके आए, जिसकी वजह से वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बिजनेसमैन बन गया। इस ग्रेट लूट में पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल, इस ग्रेट लूट में बिजनेस कम्युनिटी भी शामिल, इस ग्रेट लूट में सियासतदान भी शामिल कि पाकिस्तान के साथ जो मईशत का हाल हो रहा है वो क्या हो रहा है। इसी सिचुएशन को अगर एज एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन दूं, मैं एज ए प्रोफेशनल पर्सनल ओपिनियन में बात करूं कि ग्रेजुअली स्लोली इस मुल्क पर सूद भी बढ़ता गया और कर्ज भी बढ़ता गया। आज के इस प्रोग्राम में इसके बाद जो फाइनल नेल है इस इकोनॉमी में वो 2018 से शुरू होता है और 2026 जो अभी का बजट आया उसमें आप सब लोगों के लिए आया है। शॉर्ट टर्म मेजर ज़रूर हैं। शॉर्ट टर्म मेजर ये कि पिछले साल हमारी ग्रोथ इतनी थी, अब थोड़ी सी इंप्रूव हो गई क्योंकि पिछले साल ग्रेट लूट का जो इफेक्ट था वो ज़्यादा था, इस साल कम है। सो फाइनल नेल इस वक्त है। ये 5 एराज हैं जो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। वेरी ब्रीफ, वेरी समराइज, डिटेल प्रोग्राम नहीं करेंगे। इसका दूसरा जो सेगमेंट होगा, आखिरी जो सेगमेंट होगा, सोल्यूशन। जाहिर बात है प्रॉब्लम तो आ गई नाज़रीन कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की रीज़न क्या है उसको जानने के लिए प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना है ताकि हम समझ सकें कि प्रॉब्लम की रीज़न क्या है। तो सोल्यूशन क्या होगा? ब्रेक द कर्स ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन। 1958 और 1959 में जो पॉलिसीज़
इनिशिएट की गई थी, उनका इंपैक्ट आज भी हम पाकिस्तानी भुगत रहे हैं, दे रहे हैं। आज भी हमारे आने वाली नस्लें कर्ज दर कर्ज, और उसको बढ़ाने की पॉलिसीज हैं कि आज जो बच्चा पैदा हुआ है उसके ऊपर अगर 3 लाख रुपए कर्जा है तो आज से 2 साल बाद जो पैदा होगा उसके ऊपर 6 या 8 लाख रुपए कर्जा होना चाहिए। इस किस्म की फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स की पॉलिसीज पाकिस्तान पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। चूंकि सर्वाइवल चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि उन्होंने अपने कैश फ्लोज मैनेज करने हैं, तो उसके लिए आज की इनकम नहीं, आने वाले बच्चों की इनकम को प्लेज करके हम अपना आज का सर्वाइवल करते हैं, तो ये सोल्यूशन नहीं है। तो सोल्यूशन यही है कि जो इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज हैं, जो आर्टिकल 8 भी जिन पे लागू होता है, अगर हमारे जजेस हजरात इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज को गौर से देखना शुरू कर दें तो उससे उनको अंदाजा हो जाएगा कि 1958 से लेके आज तक जो हमारे साथ हुआ, पाकिस्तानियों के साथ हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ हिटमैन इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, जिनकी वजह से आज हम पाकिस्तानी, जो उस वक्त का पाकिस्तान था 2 लख्त भी हो गया, आज का पाकिस्तान फिर उसी मोड़ पे खड़ा है कि इसको किस तरह से सर्वाइवल मोड़ दे। क्या चीज खत्म करनी है हमने सोल्यूशन में, किस तरीके से जो डिसेप्शन है उसको मात देनी है, जो डेट है उसको सेटल करना है या पे करना है, या उसको हमने चैलेंज करना है। थेफ्ट है, जो चोरी हो रही है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, उस चोरी को रोकना है बल्कि रिकवरी करनी है। एक्सप्लॉयटेशन है इस इकोनॉमिक सिस्टम में, इस एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करना है बल्कि हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है। करप्शन है, इस करप्शन को हमने ना सिर्फ खत्म करना है बल्कि ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, हमने इस इकोनॉमिक सिस्टम को ईमानदार लोगों से भरना है। करप्शन ना कि खत्म करनी है बल्कि ईमानदार लोगों को डिप्लॉय करना है। स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन की बजाय अब हम स्टैगफ्लेशन की तरफ हैं। अगर हम स्नोबॉल फैक्टर की तरफ देखें तो प्राइसेस जो हैं वो डबल ट्रिपल हुए जा रही हैं। अगर हम कंपैरिजन करें 2020 से, कंपैरिजन करें 2010 से, कंपैरिजन करें 1999 से, इसी सिचुएशन को देखें। डेस्पेयर और मॉडर्न स्लेवरी, मॉडर्न स्लेव बन चुके हैं हम तमाम पाकिस्तानी। इस वक्त हम इकोनॉमिक सिस्टम में, बिजली का बिल है तो हम गुलाम है, जो बिल आएगा हमने देना है। इसी तरीके से अगर जो बिल नहीं आया और गवर्नमेंट ने कह दिया कि ये टैक्सेस हैं, वो भी हमने भरने हैं। कल ही एक लेस्को के ऑफिसर से मुलाकात हो रही थी, वो कह रहा था सर हम बिजली की मद में ये जो एक छोटी सी अमाउंट है जो बिजली के बिल पे लिखी हुई है, हम सिर्फ मजाज हैं इस पेमेंट के, बाकी ये दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, ये तमाम पेमेंट्स हमारी नहीं है, इवन पेनल्टी तक हमारी नहीं है। वो जो सूद लिया जाता है बिजली के बिलों पे, वो कहता है सर ये भी हमारा नहीं है, ये किसी और को जाता है, किसको जाता है हमें नहीं पता। अब बात यह है कि ये जो मॉडर्न स्लेवरी है इसको हमने ब्रेक करना है, खत्म करना है। और मॉडर्न रॉबरी भी हम इस वक्त, मॉडर्न रॉबरी क्या है कि हम घर बैठे हों, 10 लाख रुपया हमारा सेविंग है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ डॉलर वो 10 लाख कभी 1 लाख डॉलर का था, आज वो 10 लाख रुपए 3,000 डॉलर का भी नहीं है। वो जो 97,000 डॉलर की मॉडर्न रॉबरी है, इस मैस से भी हमने निकलना है। उससे आगे करेंसी वॉरफेयर है कि करेंसी डिवैल्यूएशन के जरिए जो हमारी करेंसी वैल्यू ले ली जाती है, जो हमें कोलैटरल डैमेज पहुंचाया जाता है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करेंसी डिवैल्यूएशन से फायदा उठाते हैं, वो जो एक वॉरफेयर है उसको हमने मैनेज करना है। डेट मिसमैनेजमेंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, डेट करेंसी डिवैल्यूएशन मिसमैनेजमेंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कर रहा है। इसी सिलसिले में अगर हम देखें, अगले स्टेज में चलते हैं हम कि जो हमारी हिस्ट्री है, बजट हिस्ट्री, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको हमने कैसे मैनेज करना है। अगर आप स्क्रीन पर देखें नाज़रीन कि 1948 से 1949 में गुलाम मोहम्मद साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे। टोटल आउटफ्लोज उस वक्त जो बजट के थे, आउटलेज बजट में अप्रूव हुए वो 197 मिलियन हुए, यानी 19 करोड़ 72 लाख रुपए उन्होंने अप्रूव किए। जो डेफिसिट था वो 28 मिलियन का था, सिर्फ 2 करोड़ 87 लाख का डेफिसिट था। तो डेफिसिट की बड़ी वजह, जो मेन फोकस उस वक्त था बजट के लिए, क्योंकि नया नया पाकिस्तान बना था, हमें डिफेंस के लिए खर्च करना था।
डिफेंस को मैनेज करने के लिए डेट सर्विसिंग के मद में यानी सूद की मद में कुछ पैसे रखे गए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम किया गया गुलाम मोहम्मद साहब ने। और यही डेफिसिट कम होके 15 मिलियन रह गया, यानी 1.5 करोड़ रुपया सिर्फ रह गया, जबकि हमारे 210 मिलियन रुपीस का बजट था। और डेफिसिट कम किया गया क्योंकि 1949 और 50 का बजट भी गुलाम मोहम्मद साहब ने दिया और हम बड़े खुश थे कि डेफिसिट कम हो गया। उससे अगला चौधरी मोहम्मद अली साहब आए और 1950 में चौधरी मोहम्मद अली साहब आए और हमारा बजट डेफिसिट कम होके 60 लाख रुपए रह गया। उन्होंने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दिया। इससे पिछले बजट में गुलाम मोहम्मद साहब ने एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए फोकस किया। 1951 और 52 में चौधरी मोहम्मद अली साहब ने फिर दोबारा बजट दिया और सिर्फ 22 लाख रुपए का डेफिसिट रह गया क्योंकि उन्होंने एग्रीकल्चर और एक्सपोर्ट को फोकस किया। ये 1951 और 52 की बात है कि हमारा बजट सबसे डेफिसिट जो 22 लाख रुपए था, सिर्फ 22 लाख रुपए। उससे अगले साल गुलाम मोहम्मद साहब दोबारा आए और उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोकस किया और हमारा डेफिसिट 2 करोड़ 10 लाख रुपए पहुंच गया। लेकिन गुलाम मोहम्मद साहब ने 1953-54 का बजट भी दिया और इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस किया। वो जो 21 मिलियन का बजट था वो दोबारा 1 करोड़ 37 लाख तक रह गया, 13 मिलियन रह गया। इसी तरह मोहम्मद शोएब साहब आए 1954-55 में, तो फिर दोबारा हमारा डेफिसिट कम हुआ और वो डेफिसिट 86 लाख रुपए का रह गया क्योंकि उन्होंने एग्रीकल्चर को फोकस किया, रेवेन्यू कलेक्शन पे फोकस किया और हमारा डेफिसिट सिर्फ और सिर्फ 86 लाख। और 55 और 56 में माशाल्लाह मोहम्मद शोएब साहब का जो बजट था उसमें हमारा डेफिसिट सिर्फ 18 लाख रुपए रह गया। एग्रीकल्चर पे फोकस था, रेवेन्यू कलेक्शन पे फोकस था और टोटल हमने कलेक्शन जो उस साल की 610 मिलियन की और सिर्फ 18 लाख सरप्लस, आई एम सॉरी नाज़रीन, 18 लाख सरप्लस हमारी हिस्ट्री का पहला सरप्लस 1955-56 में मोहम्मद शोएब साहब ने किया, जब 18 लाख रुपए हम सरप्लस में थे क्योंकि हमने उससे पिछले साल 54-55 में एग्रीकल्चर रिफॉर्म लेके आए, रेवेन्यू कलेक्शन किया, तो हमारा जो डेफिसिट था वो 86 लाख जो था वो बढ़ के सरप्लस में कन्वर्ट हुआ और 18 लाख रुपए हो गया। अब अगले 56-57 में चौधरी मोहम्मद अली साहब दोबारा आए और डेफिसिट फिर हमारा 31 मिलियन हो गया जो 18 लाख रुपए सरप्लस था। और 1957-58 में मोहम्मद शोएब साहब दोबारा आए, उन्होंने फिर एग्रीकल्चर रिफॉर्म की और 26 लाख रुपए का सरप्लस था। 1957-58 का बजट नाजरीन 26 लाख रुपए सरप्लस पे था। यह है डॉन ऑफ होप। उम्मीद थी कि हम काम करेंगे, लेकिन 1957-58 के बाद जो नाजरीन दौर आया वो एक इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज का दौर शुरू हुआ, जिस वक्त कि एक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर उनका कंट्रोल हो गया। उन्होंने पॉलिसीज़ अडॉप्ट करनी शुरू की जो 1948 से लेके 1958 के 10 साल थे जब हमने 26 लाख रुपए सरप्लस पे बजट बंद किया। हम पे कोई ख़ास कर्ज नहीं था, नॉमिनल सा कर्ज था। ये है हमारी हिस्ट्री जो कि पहले 10 साल की थी नाज़रीन। उसके बाद अगर हम अगली हिस्ट्री को देखें, अगर हम लूट मार जो 1957 और 58 में शुरू हुई उसकी एक मिसाल देता हूँ नाजरीन कि 1954 में यूएसए ने एक पॉलिसी निकाली PL480। उसके तहत गंदम एक्सपोर्ट करनी थी। उसने गंदम दुनिया में अपने मुल्क में मैक्सिमम लगाई ताकि वो गंदम एड में दे सके और उसने कोशिश की कि पाकिस्तान और इंडिया, श्रीलंका, इन इलाकों में गंदम की पैदावार को इफेक्ट किया जाए ताकि ये हमारा कस्टमर बने। हमारे कस्टमर बनेंगे तो हम इन पे इम्पोज करेंगे लायबिलिटीज़। लेकिन 55, 56, 57, 58 तक वो पाकिस्तान को गंदम एक्सपोर्ट करने में उस तरीके से नाकाम रहा। लेकिन जब सदर अयूब साहब ने एक पॉलिसी लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के नाम से, उसके बाद उसकी रेगुलेशन निकाली, इनकम्प्लीट इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज़, जिसके तहत यहाँ इस मुल्क में गंदम ना लगी। जो लैंडलॉर्ड था वो गंदम नहीं लगाता था क्योंकि लैंड रिफॉर्म एक्ट के नाम से जो इनकंसिस्टेंट पॉलिसी थी, जिसकी वजह से थ्रेट था कि उसकी लैंड भी जाएगी और उसकी प्रोड्यूस भी जाएगी।
और उस वक्त जो लूटमार हुई लैंड सेव करने में, तो गंदम की तरफ ध्यान नहीं गया। उसके बाद हमने 1959, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 तक लगातार गंदम इंपोर्ट की। कहां से? यूएसए से। हम जो कमाते थे यहाँ पे, वो यूएसए की एड की गंदम की मद में सारे का सारा पाकिस्तान की जो करेंसी सर्कुलेशन थी वो उनके फेवर में जा रही थी, यूएसए की। उस इनकंसिस्टेंट पॉलिसी की वजह से नाज़रीन क्या हुआ कि हम पाकिस्तानियों पे कर्ज बढ़ना शुरू हो गया। मैं मिसाल देता हूँ, 1950 से 70 तक हम पे 30 अरब रुपए का कर्ज था और 30 अरब कर्ज 40 लाख डेली इंक्रीज हुआ। और उस 1971 से 1980 के दरमियान हमारा 116 अरब कर्ज बढ़ा और उसमें 3 करोड़ 17 लाख पर डे के हिसाब से हम पाकिस्तानियों पे कर्ज बढ़ा। अगर हम देखें 1981 से 1990 तक हमारा कर्ज 711 अरब हो गया और जो कर्ज बढ़ा वो 565 बिलियन रुपीस बढ़ा। 711 बिलियन हो गया लेकिन बड़ा 565 बिलियन और 154 मिलियन पर डे के हिसाब से हम पे कर्ज बढ़ा। उससे अगले सेगमेंट में 1991 से 2000 तक नाजरीन 3.1 खरब हम पे कर्ज हो गया और 2.4 खरब बढ़ा, जो कि 674 मिलियन पर डे के हिसाब से पाकिस्तानियों पे कर्ज बढ़ा। 2001 से 2010 तक जो पीरियड था उसमें 9 खरब कर्ज था और 5.8 खरब कर्ज हम पे बढ़ा और 1.6 अरब पर डे के हिसाब से हम पे कर्ज बढ़ता रहा। 1.6 बिलियन पर डे के हिसाब से इस दौर में कर्ज बढ़ा। 2011 से 2020 तक नाजरीन हमारा कर्ज 44,500 अरब यानी 44.5 खरब कर्ज हो गया और 35.5 खरब कर्ज बढ़ा और 9.7 अरब पर डे के हिसाब से हम गरीबों पर कर्ज बढ़ गया पर डे के हिसाब से। 2021-24 का अगर देखें तो हम पे 26 मिलियन पर डे के हिसाब से कर्ज बढ़ा और 2024-25 को देखें तो 27 बिलियन पर डे के हिसाब से कर्ज बढ़ा। 26 बिलियन 27 बिलियन के हिसाब से पिछले चंद 1-2 सालों में हम पे जो कर्ज बढ़ा है नाज़रीन, ये वो इम्पैक्ट है कि आप देखें शुरू में 4 मिलियन के हिसाब से पर डे के हिसाब से कर्ज बढ़ रहा था पहले 20 सालों में, लेकिन गंदम इंपोर्ट करने के बाद जो उसका खमियाजा हमने भुगा था 70 के बाद, तो उसकी वजह से 31 मिलियन, फिर 154 मिलियन, फिर 674 मिलियन, फिर 1599 मिलियन, फिर 9,740 मिलियन, फिर 26,218 मिलियन, फिर 27,397 मिलियन के हिसाब से पर डे कर्ज बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है हर आने वाला वक्त सख्त वक्त आ रहा है जिसमें कर्ज बेशबहा बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। इसको कहते हैं स्नोबॉल फैक्टर, कि ऊपर से बर्फ का गोला पहाड़ से गिरता है, छोटा था, जैसे रोल ओवर करता है वो बढ़ता जाता है, रोल ओवर करता है बढ़ता जाता है, वो बढ़ता जा रहा है, जो हमारी आने वाली नस्लों को निकलना चाह रहा है। हमने इस सिचुएशन को मैनेज करना है, क्योंकि मैंने जो एराज बयान की कि वो जो एरा थी शुरू के 10 साल उसमें हम सरप्लस में पहुंच गए, लेकिन उसके बाद सदर अयूब साहब ने जो एरा दी, हमें जो पॉलिसीज दी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की, रेवोल्यूशन लाए, लेकिन उसका अल्टीमेट बेनिफिशरी हम पाकिस्तानी ना थे। वो थोड़ी सी खुशहाली, मसलन अगर हमें 1 लाख रिवार्ड मिलने चाहिए थे उस शुरू के इरा में, जब यूएसए भी इतना स्ट्रांग नहीं था, इसराइल भी इतना स्ट्रांग नहीं था और पाकिस्तान नई बिगिनिंग में था, इसराइल भी नई बिगिनिंग में था, यूएस डॉलर पे प्रेशर था वर्ल्ड वार 2 के बाद, वो एक ऐसा दौर था जिसमें कि तरक्की करना बहुत आसान थी। उस दौर की तरक्की, अगर मैं कहूं कि एक बच्चा जिसको ट्विटर भी अवेलेबल है, एनवायरनमेंट भी अच्छी है, काम भी हो सकता है, 100 में से वो 90 नंबर ले सकता है, लेकिन 100 में से 15 नंबर लेके सदर अयूब साहब उस सिचुएशन को मैनेज ना कर सके और हम खुश हैं कि 15 नंबर ले लिए। 15 नंबर का खमियाजा ये नहीं है कि 15 नंबर तो आ गए, लेकिन जो 85 नंबर हमने लूज किए उसकी वजह से आज पाकिस्तान के ऊपर यह खमियाजा है कि हम आज 27 अरब रुपए पर डे के हिसाब से कर्ज बढ़ रहा है, जो कि 2024-25 का है। अभी 25-26 का होना है जब अगला साल आएगा, क्यों आज 90,000 अरब का कर्ज हम पाकिस्तानियों पे है। अगर अगले साल ये 1,90,000 से बढ़ के 1 लाख अरब हो जाता है या इससे ज्यादा हो जाता है तो उसका इंपैक्ट डिफरेंट होगा इंशाल्लाह। नाजरीन, बात यह है कि हमने पिछले सालों में जो कमाया,
जो देखा, जो समझा, क्या उससे हमने कोई लेसन लेना है, उससे कोई सबक लेंगे? अगर हम सबक लेंगे तो हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, अगर उससे हम कुछ सीखेंगे तो हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। आज शहबाज शरीफ साहब के पास टाइम है, एहसन इकबाल साहब के पास टाइम है, आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब के पास टाइम है। बाजवा साहब अपना किरदार अदा करके चले गए, जनरल राहील शरीफ साहब अपना किरदार अदा करके चले गए, लेकिन आज आप दोनों भाइयों के पास टाइम है। SIFC क्यों फेल हो रही है? क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो उन पॉलिसी से जो SIFC और BOI में हमारे दोस्त बैठे हुए हैं उनसे मुत्तफिक नहीं। जब मुत्तफिक नहीं तो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। आप जितने रिप्रेजेंटेटिव देख लीजिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, पॉलिटिकल, बिजनेस, एडवाइजर्स, वो सब एक चीज को देखते हैं कि ये फॉरेन इन्वेस्टर का प्रूफ ऑफ फंड दे दें, फॉरेन इन्वेस्टर का कोई बैंक स्टेटमेंट दे दें, फॉरेन इन्वेस्टर जो पाकिस्तान लेके आए वो हमारे पास हो, हमारे पास बेशबहा प्रोजेक्ट हैं, हमें प्रोजेक्ट चाहिए ताकि हम जाएं और उस प्रूफ ऑफ फंड को दिखा के, उस इन्वेस्टर का प्रोफाइल दिखा के हमको प्रोजेक्ट ले लें। इस बात पे बात करते हैं नाज़रीन। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि सलूशन क्या है, SIFC क्यों नाकाम हो रही है। उस सलूशन को समझने के लिए हम पहले ग्रेट लूट जो 2000 से 2018 तक का पीरियड था, हमने देखा किस तरीके से कर्ज बढ़ा। हम आप देखेंगे कि जो फाइनल बिट्रेयल है, फाइनल नेल है, वो क्या है। हमारा पिछले 2018-19 से लेके आज तक का जो फाइनल नेल है बजट, वो जो गवर्नमेंट की किताबों में है, और उससे अगले सेगमेंट में हम देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट क्या आया, उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। अगर देखिए नाज़रीन स्क्रीन पे हम देखते हैं कि 2018-19 में 3287 अरब का डेफिसिट था। उस वक्त हमारी इनकम जो थी 5032 अरब थी ग्रॉस, और 5032 अरब में से 2463 अरब जब गवर्नमेंट प्रोविंसेस को दे रही थी तो 2569 अरब हम पाकिस्तानियों की नेट इनकम थी। अब ये जो 3287 अरब का डेफिसिट जब ये रिवाइज हुआ 18-19 का, तो ये कम होकर 2851 अरब रह गया, लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ। इसी को अगर 2019-20 में देखें तो 3137 अरब का डेफिसिट हम पाकिस्तानियों पे इम्पोज हुआ। हालांकि हमारी इनकम 5032 अरब से बढ़ के 6717 अरब हो गई, यानी कि 1700 अरब इनकम बढ़ने के बावजूद हम पाकिस्तानियों पे जो डेफिसिट था रिवाइज बजट में 2851 अरब, वो बढ़ के 3137 अरब हो गया। यानी कि डेफिसिट वही 3000 अरब के करीब है, लेकिन 1500 अरब इनकम बढ़ गई। पाकिस्तानियों से 1500 अरब एक्स्ट्रा हमने कलेक्ट किया, और चूंकि कलेक्ट नहीं कर पाए, रिवाइज बजट में उनको टारगेट कम करने पड़े जो 5504 अरब रखे। लेकिन अगले साल देखें 2020-21 में 6573 अरब रुपए हम पाकिस्तानियों ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिए, लेकिन डेफिसिट वहीं का वहीं खड़ा है जो कि 3196 अरब। इनकम बढ़ गई, डेफिसिट तकरीबन उसी रेंज में है, 2800 से 3200 की रेंज में। इससे आगे देखें नाज़रीन 2021-22 में हमारा डेफिसिट 3420 अरब हो गया, इनकम 7900 अरब। अब कंपैरिजन करें 5000 के साथ 2018-19 के साथ, तो इनकम हमारी 5000 से बढ़ के 8000 अरब हो गई, 3000 अरब बढ़ गई, लेकिन डेफिसिट हमारा नहीं कम हुआ। इनकम 5000 से बढ़ के 8000 अरब पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमसे कलेक्ट कर रही है, पाकिस्तानियों से 3000 अरब का इंक्रीज है, लेकिन डेफिसिट जो था वो 3400 अरब तक पहुंचा दिया गया। इससे अगले साल 22-23 में आए तो हमारी इनकम 5000 अरब से बढ़ा के 9405 अरब पे पहुंच गए, यानी कि 4400 अरब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक्स्ट्रा कलेक्ट किया हम पाकिस्तानियों से। लेकिन जो हमारा डेफिसिट था वो 3797 अरब हो गया, जो कि 3000 अरब था वो 3797 अरब पहुंच गया। लेकिन उसके इंपैक्ट, इनकम बढ़ने के इंपैक्ट की वजह से डेफिसिट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कम नहीं किया।
अगर इसी को रिवाइज कर दें तो डेफिसिट 5,941 अरब बढ़ गया। अगर रिवाइज बजट की तरफ हम जाएं तो अब सिचुएशन ये है नाजरीन कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसको देखना कि ये जो ग्रॉस इनकम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी बढ़ा रही है लेकिन डेफिसिट कम नहीं कर रही। अब आगे चले जाएं, अगर हम इसको देखें नाजरीन, थोड़ा मैं कंप्यूटर से हेल्प ले लूं। 2022-23 जो हमारा इनकम थी 8,818 अरब और हमारा डेफिसिट 5,941 अरब रिवाइज बजट में। अब रिवाइज के बाद जब नेक्स्ट 23-24 का फर्स्ट बजट आता है नाज़रीन, उसमें इनकम बढ़ा के 12,163 अरब का टारगेट दिया गया जो पूरा भी किया गया, क्योंकि 12,378 अरब और फिर 12,199 अरब का टारगेट रिवाइज हुआ 23-24 में। 2 मरतबा रिवाइज किया गया। पहला टारगेट था इनका 12,163, दूसरा 12,378, तीसरा 12,199। लेकिन अब कंपैरिजन करें 2018-19 से कि 5,000 अरब रुपए की ग्रॉस इनकम बढ़ के 12,200 अरब हो गई, यानी 7,000 अरब का ग्रॉस रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बढ़ गया। लेकिन जो डेफिसिट 3,000 अरब का था वो कम नहीं हुआ, बल्कि डेफिसिट भी 3,000 अरब से बढ़ के 7,850 अरब तक पहुंचा दिया गया। यह है हमारी बजट, यह है फाइनल बिट्रेल कि ग्रॉस इनकम का तो 7,000 अरब से बढ़ गई लेकिन डेफिसिट जो 3,000 अरब तक कम नहीं हुआ, वो 3,000 अरब से बढ़ के 7,850 अरब पहुंच गया। 24-25 आता है नाजरीन, वही जो 12,199 अरब की इनकम थी बढ़ के 17,815 अरब होती है। कंपैरिजन कर रहे हैं 2018-19 से, जब हमारी ग्रॉस इनकम 5,000 अरब थी, आज वो 17,815 अरब है। 12,815 अरब का एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्ट किया इस अरसे में, लेकिन जो हमारा डेफिसिट है 3,000 अरब, जो रिपोर्टेड डेफिसिट है वो 3,000 अरब नहीं, वो बढ़ के 7,283 अरब होता है। कम होना चाहिए था ना हमारा, नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? अब इसकी फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स की रीजन है। अगला बजट आ जाता है नाज़रीन 2025-26 का। आज हमारे औरंगजेब साहब फाइनेंस मिनिस्टर ने, अल्लाह उनको जज़ा दे, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का बजट बड़ा टफ बजट है, उनके लिए भी बड़ा टफ है, पाकिस्तानी के लिए भी बड़ा टफ है, इजी टास्क नहीं है। लेकिन चूंकि प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड है, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड होगी तो सर्जन के पास जाएंगे, सर्जन से कहेंगे कि 10 सर्जन इकट्ठे होकर बैठ जाएं, हर प्रॉब्लम का एक स्पेशल सर्जन बैठे, ताकि हम देख सकें मरीज को मसला जो है उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। लेकिन हमारे यहां यह देखा जाता है कि अगर एक बैंकर है वो कर्ज अच्छा ले सकता है तो एक मर्ज को तो हैंडल करे ना, कि आज हमें कैश चाहिए, कर्ज चाहिए, किसी भी टर्म पे चाहिए, हमें आ जाए, लेकिन असल मर्ज को खत्म नहीं करना, क्योंकि हम कर्ज की इकोनॉमी को एक गधा बेचने वाला, एक गंडेरिया बेचने वाला वो भी चला सकता है कि जी कर्ज लेके चलानी तो हम चलाएं, सर्जन की जरूरत तो नहीं है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपके बारे में मशहूर है कि आप प्रोएक्टिव हैं, आप स्पीड से काम करते हैं, स्पीडो आपका नाम रख दिया गया था। लेकिन हमने इस पाकिस्तान को बचाना, तो 2025-26 का बजट को देखिए जरा, वो बजट कभी जो 5,000 ग्रॉस इनकम देता था आज बढ़ के 19,278 अरब हो गई। इसका मतलब है 14,200 अरब का एक्स्ट्रा इनकम हम पाकिस्तानियों ने कलेक्ट की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कलेक्ट की पाकिस्तानियों से। तो उसके मुताबिक जो 3,000 का डेफिसिट था वो खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन हमारा 3,000 का डेफिसिट 6,501 रुपए है, 6,501 अरब रुपए है। इसका मतलब है कि मर्ज बढ़ता जा रहा है, जूं जूं दवा ले रहे हैं, जूं जूं इस गवर्नमेंट से, जो ये फेडरल गवर्नमेंट के बजट हैं पिछले 5-7 सालों के, और हिस्टोरिकल जो प्रेशर आया है, जो पुरानी प्रॉब्लम हम पे चली जा रही है, उसकी वजह से, इनका कसूर नहीं है। जो आज प्राइम मिनिस्टर बैठा है उसका कसूर नहीं है, जो पिछले जो मामला थे 1958-59 से, उसका प्रेशर है। हम किसी को ब्लेम नहीं कर, मैं पर्सनली जात पे पिछले 40 सालों में किसी को पर्सनलाइज्ड ब्लेम नहीं कर रहा, मासुआए सदर अयूब साहब के जो 1958-59 की पॉलिसीज लेके आए, जिसके बाद ये प्रॉब्लम
क्रिएट हुई और आज तक उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चक्कर में शॉर्ट टर्म पॉलिसीज के मामलात को मैनेज करते हुए हम पाकिस्तानी टैक्स पे टैक्स दे रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मजबूर है कि उसने डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लेने हैं, बिजली की मद में भी अरबों रुपए लेने हैं, सुई गैस की मद में भी अरबों रुपए लेने हैं, पेट्रोल की मद में भी अरबों रुपए लेने हैं। ये तमाम मामलात को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो इवन फाइनेंस मिनिस्टर भी होंगे, कॉम्प्लिकेशंस उनको भी नहीं पता होंगे क्योंकि सिस्टम चल रहा है। ये है नाजरीन हमारी बजट की। अगर इसको अगले टेबल को हम देखें नाजरीन, इसमें सर आप देखिए परसेंटेज टर्म में जो हमारा डेफिसिट होगा 25-26 में 58.70% हमारा है डेफिसिट टू नेट रेवेन्यू। अगर 24-25 में देखें तो 70%, 23-24 के रिवाइज में देखें तो 115%, 22-23 में देखें 126% और 21-22 में देखें 75%, 2020-21 में देखें 76% और अगर 18-19 में देखें तो 127.9% हमारा डेफिसिट था नेट रेवेन्यू में। नेट रेवेन्यू मींस कि आफ्टर गिविंग प्रोविंशियल शेयर। तो ये अगर हमने प्रोविंसेस को दे के जो नेट रेवेन्यू बचता है हमारे पास, अगर उसमें से इंटरेस्ट भी निकाल दें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास सैलरियां देने के बावजूद भी खर्चों को पैसे नहीं होते। नाज़रीन ये एक सिचुएशन है जिसको हम मैनेज कर रहे हैं। इसी तरह इस सिचुएशन को अगर हम एक और अंदाज में देखें जो कि डिमांड ऑफ ग्रांट्स हैं पिछले 8 सालों की, अगले टेबल पे हम चलते हैं नाज़रीन। डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, टोटल अप्रूव्ड पेमेंट्स। नेक्स्ट टेबल, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पिछले जो 2 टेबल थे उसमें हमारा डेफिसिट वो है जो रिपोर्टेड है एज पर गवर्नमेंट बुक्स, उसमें से कुछ चीजें हाइड की जाती हैं टेक्निकली जिसको कहते हैं नेट लैंडिंग। मसलन आज मेरे ऊपर कर्ज है 90,000 अरब और मैंने 90,000 में से इस साल 30,000 अरब पे करना है। इस साल मैंने 35,000 अरब कर्ज लिया, 30,000 अरब पुराना पे कर दिया, मेरा कर्ज हो गया 95,000 अरब। ये 5,000 नेट लैंडिंग है। ये इस नेट लैंडिंग की एक डिसेप्टिव विंडो है जिसके तहत हम पाकिस्तानियों को बताया जाता है कि जितना प्रेशर नहीं है, थोड़ा सा डेफिसिट है। अब आ जाए, खुदा ना खासा अगर लोन नहीं मिलता, नेट लैंडिंग जीरो है, तो फिर हम कहां खड़े हैं? अगर नेट लैंडिंग में हमारे पास इनफ्लो, नेक्स्ट इनफ्लो नहीं आ रहा तो डेफिसिट क्या है? मसलन आज मेरे ऊपर 90,000 का कर्ज है और मैंने 30,000 अरब इस साल पे करना है और मुझे अगला कर्ज 35,000 अरब का नहीं मिलता, तो मैं एक डेफिसिट में, क्रैश में, क्रंच में, डिफॉल्ट में चला जाऊंगा अगर नया कर्ज ना मिला। तो नेट लैंडिंग में जो नया कर्ज है वो की है कि हम किसी तरीके से अपने बच्चों को बेच दें, मुल्क को बेच दें, एसेट को बेच दें, प्राइवेटाइजेशन कर दें, हम सब कुछ बेच देंगे लेकिन कर्ज लेंगे। तो ये एक डिसेप्टिव टर्म है। एनी हाउ, नेक्स्ट प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है नाजरीन। इसमें हम नेट लैंडिंग के अलावा जो इंपैक्ट है टोटल पेमेंट का, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो हम कहां खड़े हैं। 18-19 में हमने डिमांड फॉर ग्रांट्स के तहत 27,421 अरब रुपए के मामलात पेमेंट अप्रूव की। उस ईयर में हमारी इनकम क्या थी वो मैंने पहले मेंशन कर दी कि 5,000 ग्रॉस है और 3,137 अरब का डेफिसिट है और नेट इनकम हमारी क्या थी। 19-20 में हमने 47,723 अरब की पेमेंट अप्रूव की और 2020-21 में 18,914 अरब की और फिर 31,880 अरब की, फिर 33,422 अरब की और 23-24 में 48,834। ये टोटल देखें तो 25-26 और 24-25 में 43,000 और 37,000 अरब की पेमेंट्स अप्रूव की। जबकि हमारी ग्रॉस इनकम सिर्फ 25-26 में देख लें तो हमारी ग्रॉस इनकम और हमारी ये पेमेंट यानी कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज को अगर हम देखें तो हम कहां खड़े हैं इस टेबल में। नाजरीन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं आपको मेंशन करने लगा हूं कि लोन पेमेंट हमने जो पिछले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सालों में हमने जो लोन पेमेंट्स की हैं वो 1,98,314 अरब।
यानी तकरीबन 199 खरब की हमने लोन पेमेंट्स की हैं, कर्ज की एक साथ दी हैं। और उस वक्त 18-19 में 2018 में हमारे पे कर्ज जो था शायद 25,000 अरब था। 25,000 अरब का कर्ज पे करने के लिए हमने 1,98,314 अरब की पेमेंट की, यानी कि 25 खरब का कर्ज था, 199 खरब कर्ज पे कर दिया। कर्ज नहीं उतरा बल्कि कर्ज बढ़ के 90,000 अरब हो गया, 90 खरब हो गया। अगर इसी को अगले पॉइंट को देखें, सूद की मद में हमने 39 खरब की पेमेंट की है। हमारा 2018 में कितना कर्ज था? 25 खरब। 25 खरब के कर्ज को पे करने के लिए हमने 39.7 खरब यानी तकरीबन 40 खरब की पेमेंट कर दी। कर्ज नहीं खत्म हुआ, कर्ज बढ़ के 90 खरब हो गया। अगर मैं टोटल देखूं नाजरीन कि 2018 में 25 खरब मेरे पे कर्ज था, सूद समेत कर्ज की साथ 238 खरब मैंने पे कर दिया, लेकिन कर्ज खत्म नहीं हुआ, कर्ज बढ़ के 90 खरब हो गया। यह है सिस्टम कि 25 रुपए कर्ज था, 25 रुपए का कर्ज पे करते करते एक शरीफ पाकिस्तानी, एक गरीब पाकिस्तानी, एक मुअज़्ज़ज़ पाकिस्तानी 25 रुपए का कर्ज पे करते करते 238 रुपए उसने पे कर दिए, लेकिन कर्ज पे नहीं हुआ। कर्ज जो 25 रुपए था बढ़ के 90 रुपए हो गया। यह है सिस्टम हमारा आज का, जो मेरे मुअज़्ज़ज़ सदर अयूब साहब की इनकंसिस्टेंट पॉलिसी से शुरू होता है। पाकिस्तान को दो लख्त करता है, फिर पाकिस्तान को प्रॉब्लम में लाता है, फिर पाकिस्तान के लिए आज भी थ्रेट है कि पाकिस्तान को 4 टुकड़े करना। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे। इंशाल्लाह हमारी फौज मजबूत है, हमारी इस वक्त भी हुकूमत इस वक्त बहुत शिद्दत से कोशिश कर रही है किसी ना किसी तरीके से ब्यूरोक्रेटिक नॉनसेंस से जान छुड़ाएं, पॉलिटिकल नॉनसेंस से जान छुड़ाएं, और हर जगह जहां पे कहीं ना कहीं हमें नॉनसेंस का सामने से जान छुड़ाएं। ये अल्लाह की रहमत और फजल और करम से इंशाल्लाह हम अचीव करेंगे। अब आप देखिए, इसके बाद एक और दर्द दिल के साथ बताता हूं कि 238 खरब जो टोटल पेमेंट हमने अप्रूव की हैं पिछले 8 सालों में, वो 82% है। इसको अगर देखें तो जो डिफेंस पे हमने लगाया सिर्फ 14 खरब, 238 खरब हमने सूदखोरों को दिया है, और 14 खरब हमने लगाया है अपने डिफेंस बजट में, जिसमें सैलरीज भी शामिल हैं, जिसमें हमने इंपोर्ट भी शामिल है, डेवलपमेंट भी शामिल है, रिसर्च भी शामिल है। 14 खरब को कंपैरिजन कर ले 238 खरब के साथ। अब इसके दरमियान में जो हमारे पाकिस्तानियों पे लगा, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो सैलरियां दी हम अपने सरकारी मुलाजमीन को, पीएसटीबी बजट, हेल्थ इंश्योरेंस, एजुकेशन, सोशल प्रोटेक्शन, व्हाटएवर, इन तमाम पे जो लगा वो सिर्फ 37 खरब है। 37 खरब हम पाकिस्तानियों पे, जिसमें से कि शायद 50% की सैलरीज हों, या 50% एक कंपैरिजन है कि 60% पीएसडीपी पाकिस्तानियों पे लगा होगा, 40% तो सैलरियों पे गया होगा, उसकी मैंने एनालिसिस नहीं किया, लेकिन 37 खरब पाकिस्तानियों पे लगा पिछले 8 सालों में इंक्लूडिंग सैलरीज, लेकिन सूदखोरों को हमने 238 खरब दिया। यह है हमारा आज का सिस्टम। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में नेट रेवेन्यू और ये जो हमारी टोटल पेमेंट आती है, तो एक्चुअल डेफिसिट सामने आता है कि हमारा एक्चुअल डेफिसिट है क्या, जो कि गवर्नमेंट की किताबों में नॉर्मली मेंशन नहीं किया जाता कि हमारा एक्चुअल डेफिसिट है क्या। अगर इसी फिगर्स को नाज़रीन मैं डॉलर टर्म में देखूं, तो पिछले चंद अरसे में हमने $1 ट्रिलियन हमने इनको पे किया है सूदखोरों को। हमने $178 बिलियन का सूद पे किया है पिछले 8 सालों में। हमने $173 बिलियन लगाया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कब सरकारी मुलाजमों पे और पीएसडीपी बजट में, और $73 बिलियन का डिफेंस बजट रहा है पिछले 8 सालों में इन डॉलर टर्म में, जो कि ऊपर डिमांड फॉर ग्रांट्स के तहत है। इसी सिस्टम को अगर आगे मैं इसको डेफिसिट को देखूं, तो हमारे मुल्क में जो डेफिसिट प्रॉब्लम आ रही है वो इतनी रियलिस्टिक तौर पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेफिसिट है, जो कि मेंशन करना मुश्किल है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूं नाज़रीन कि हमारे मुल्क में जो 2018-19 में
4,497 की नेट इनकम थी, तो उस वक़्त हमारा जो डेफिसिट था वो 22,924 अरब था। इस सिचुएशन को देखें तो उससे अगले साल 42,691 अरब था। उससे अगले साल 2020-21 में 14,225 अरब था। फिर ये बढ़ते हुए 24,900 अरब हुआ। 2025-26 में 26,783 अरब होता है। इसके ऊपर नेक्स्ट प्रोग्राम डिटेल में करूँगा नाजरीन, क्योंकि ये टेक्निकल नंबर्स हैं। मैं इसको भी स्क्रीन पर ला के डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगा कि डिमांड फॉर ग्रांट्स के तहत किस तरीके से डेफिसिट बढ़ रहा है। जो रिपोर्ट होता है वो डेफिसिट कोई और है, एक्चुअल डेफिसिट कोई और है। बिल्कुल ठीक है, हमें छुपाना चाहिए अपनी प्रॉब्लम, लेकिन जब हमने सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए तो प्रॉब्लम हाईलाइट करना एज ए प्रोफेशनल मैं समझता हूँ मेरी ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ साहब वक्त के जो हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सेक्रेटरीज़ हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब तक आवाज़ पहुँच जाए कि मईशत को जो थ्रेट्स हैं, मुआशी जो जंग है, अगर उसको जीतना है तो हमें ये आज के प्रोग्राम में जो हकीकत है इसको देखना पड़ेगा कि एक्चुअल डेफिसिट और डिमांड फॉर ग्रांट्स के प्रूफ के तहत जो डेफिसिट है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस चीज़ को इसलिए छुपाया जाता है कि अगर मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूँ या मैं CFO हूँ किसी कंपनी का, तो मैंने कंपनी के मालिकान को, मेंबर्स को, शेयर होल्डर से चीज़ें छुपानी हैं अपनी नॉन परफॉर्मेंस की, अपनी एडवर्स परफॉर्मेंस छुपानी है। तो मैं विंडो ड्रेसिंग करूँगा, बैलेंस शीट में वो फैक्ट छुपाऊँगा, दिखाऊँगा भी कुछ, मेंशन कुछ करूँगा, हाइड कुछ करूँगा। इस सारी सिचुएशन में नुकसान हम पाकिस्तानियों का है। इसका सलूशन है कि हमने जो हिटमैन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनसे जान छुड़ानी है। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। कोई सवाल हो तो हम हाजिर हैं। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।